गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के हमने हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसके फर्स्ट फॉर्मूला की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की थी। ओके, इस लेक्चर के अंदर हम रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट लो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि या तो वो एक रिएक्टेंट या फिर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। चलो, रिजल्ट इन टेबल 4.1 क्लियरली शोज दैट rate of the reaction decrease with the passage of time as the concentration of reactant decreases। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है, राइट। वो तो हमें पता ही है क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो कम होता जाता है। कन्वर्सली रेट जनरली इंक्रीज व्हेन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। और जैसे जैसे आप नया रिएक्टेंट ऐड करते जाओगे आपका रेट रिएक्शन बढ़ता जाएगा। सो रेट रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा प्राइमरी स्टेटमेंट है जो हम आगे यूज करेंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे आपके रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे एक आपको जनरल इक्वेशन दिया है। A mole of A reacts with B mole of B and gives me C mole of C and D mole of D। ठीक है, चलो अब यहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d जो है वो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के। चलो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। रेट एक्सप्रेशन देखो, इसका अच्छे से देखना, ध्यान लगा के। रेट इज प्रोपोर्शनल टू a रेस टू x एंड b रेस टू y। ये चीज बहुत जरूरी है। देखो ऊपर कहीं पे x या y तो है नहीं, तो फिर यहां पे x और y आए कहां से। अब ध्यान से सुनना मैं जो कहने वाला हूं। A मोल ऑफ A एंड B मोल ऑफ B, ये दोनों आपको रिएक्टेंट के मोल बताते हैं कि यहाँ पे A कंपाउंड के A मोल है और B कंपाउंड के B मोल है। X और Y क्या दिखाता है। X और Y ये दिखाता है कि A कंपाउंड के X जितने मोल रेट डिसाइड करते हैं और B कंपाउंड के Y जितने मोल रेट डिसाइड करते हैं। डिफरेंस देखो, A टोटल मोल है, स्मॉल a जो है वो A कंपाउंड के टोटल मोल है, स्मॉल b जो है वो B कंपाउंड के टोटल मोल है। X एंड Y A और B जितने हो सकते हैं, लेकिन हर वक्त वो A इक्वल टू X होगा, B इक्वल टू Y होगा, ये जरूरी नहीं है। या तो वो इक्वल होगा या फिर A और B से कम होगा। समझ में आया। आपको एग्जाम्पल के साथ में अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, देखना। वेयर एक्सपोनेंट्स पावर्स x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट a एंड b ऑफ द रिएक्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, x और y a b जितना हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। हर वक्त हर बार a इक्वल टू x और b इक्वल टू y हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकालोगे तो आपको कांस्टेंट लगाना होगा वहां पे। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया k, वो हमारा रेट कांस्टेंट कहा जाएगा। रेट, आपका रेट का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। डी और डेल्टा, डी क्यों लगाया है, ये हमें बहुत ही स्मॉल चेंज देता है। हमारा फॉर्मूला था ना रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा की जगह मैंने डी लगाया है क्योंकि मेरा जो चेंज होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, चलो
इक्वेशन 4.4b यानी कि ये वाला इक्वेशन जो है यहाँ पे दिया गया है, ये वाला इक्वेशन जो है इट इज नोन एज ए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। और k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। द इक्वेशन 4.4 यानी कि ये वाला इक्वेशन ऊपर दिया है वो, which relates the rate of the reaction to the concentration of reactant, it is called rate law और rate expression। इसे आप rate expression कहोगे। जहां पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगाया है वो रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ है, और ये है रेट इक्वेशन। जहां पे k है वो रेट कांस्टेंट है, ठीक है। thus rate law is expressed in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant with each term raised to the sum power। a के sum power x है, b का sum power y है, which may or may not be same as stoichiometric coefficient a and b। x equal to small a हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, y equal to small b हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, of the reacting species in the balanced chemical equation। चलो अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया है 2NO reacts with O2 and gives me 2NO2। 2NO reacts with O2 and gives me 2NO। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा कि कब x इक्वल टू a होगा और कब y इक्वल टू b होगा, क्यों दोनों डिफरेंट है, ठीक है। चलो अब बहुत ही सिंपल सी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वी कैन मेजर द रेट ऑफ द रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन है, either by keeping the concentration of one reactant constant and changing the another one, or by changing the both of the reactant। चलो ये एक्सपेरिमेंट में मैं क्या करूंगा, पहले मैं NO या फिर O2 दोनों में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखूंगा और किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करूंगा, और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मेरे रेट पे उसका क्या इफेक्ट होता है। फिर अल्टरनेटिव कर सकते हैं हम, और बाद में दोनों का साथ में चेंज करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है, टेबल 4.2 है वो रिजल्ट है हमारा, ठीक है। देखो पहले दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ली थी 0.30 मोलर 0.30 मोलर, और तब रेट आया था 0.096 मोलर, ठीक है। अब देखो O2 की कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने कांस्टेंट कर दी, O2 की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कर दी, और NO की कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने डबल कर दी। देखो 0.30 से 0.60 हो गई। तो जब आपने NO की कॉन्सेंट्रेशन डबल की तब आप रेट पे जरा ध्यान दीजिए। अगर आप रेट पे ध्यान दोगे तो रेट भी इंक्रीज हुआ है कि नहीं, क्लियर। अब देख, अब उन्होंने NO की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है और O2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, वहां पे भी रेट इंक्रीज हुआ, लेकिन NO से कम इंक्रीज हुआ, जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं हुआ। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? यानी कि NO की कंपैरिजन में रेट जल्दी इंक्रीज होता है, यानी कि NO की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपका रेट ज्यादा डिपेंडेंट है और O2 की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कम डिपेंडेंट है, क्लियर। जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तब रेट सबसे ज्यादा था। देखो it is obvious after looking at the result that the concentration of NO is doubled and O2 is kept constant, then initial rate increased by the factor of 4। देखो 4 गुना हो गया, 96 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तब जाके ये होता है, समझ में आया। 4 गुना रेट हो गया। आपने NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट 4 गुना बढ़ा,
यानी कि 2 के फैक्टर में बढ़ता है, 2 पावर पे बढ़ा ना, यानी कि आपके NO के कॉन्सेंट्रेशन x इक्वल टू 2 होगा। क्लियर? चलो, this indicates that rate depends upon the square of the concentration of NO. Clear? When concentration of NO is kept constant, यहां पे देखो NO की concentration को constant कर दिया, and concentration of O2 is double, O2 की concentration को डबल किया तो रेट सिर्फ डबल हुआ। देखो 0.096 का डबल होता है 0.196, तो ये डबल किया तो ये डबल किया, यानी कि रेट 1 पावर पे काम करता है और यहाँ पे रेट 2 पावर पे काम करता है। अभी मैं आपको मैथमेटिकली ये चीज एक्सप्लेन करता हूं, देखो। चलो, पहले आपका ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन NO और O2 लिया है, ठीक है। चलो, पहले में आपने रखा था 0.30, ठीक है, और यहां पे भी रखा था 0.30 और x और y फाइंड आउट करने थे ना, इसका x पावर इसका y पावर, और इसका आंसर कितना आता था 0.096। क्लियर? और फिर आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, यानी कि अब आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 इंटू 0.30 एंड 0.30 डबल किया ना कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स वाई मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है, 0.60 है ना, और इसका आंसर आता है 0.384। चलो, अब एक दूसरे को डिवाइड करो यहाँ पे। चलो, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0.30 कैंसिल होगा, 0.30 और 0.30 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि अब बचा क्या 0.096 डिवाइडेड बाई 0.384 इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, सो 1/2 बचा। क्लियर? अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे 4 आंसर आएगा, यानी कि अब आपके पास क्या बचा है 2x इक्वल टू 4। इसका मतलब x इक्वल टू कितना मिला आपको 2। समझ में आया? मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूव कर दिया, यानी कि NO का कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 के फैक्टर में बढ़ता है और जब O2 का आता है वो 1 के फैक्टर में बढ़ता है। अब आपका इक्वेशन देखो, आपके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, NO का 2 है और O2 का 1 है, यानी कि अभी के लिए फॉर दिस सम A इज इक्वल टू x हो गया और B इज इक्वल टू y हो गया, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि x और y प्रैक्टिकली डिसाइड होते हैं, थियोरेटिकली नहीं। x और y यानी कि आपके रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट्स प्रैक्टिकली डिसाइड किए जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, आप थियोरेटिकली x और y डिसाइड नहीं कर सकते, यू आर नॉट कैपेबल टू डूइंग सो। ओके, देखो तो आपका रेट इक्वेशन क्या बना, रेट इक्वल टू k NO2 स्क्वायर इंटू O2। क्लियर? यानी कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 मिला। तो ये आपका रेट इक्वेशन हो गया और उसको आप माइनस dr/dt कह के भी एक्सप्लेन कर सकते। नाउ वी ऑब्जर्व दैट फॉर दिस रिएक्शन दिस रेट इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा। कहां से लिया है? ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से लिया है। द एक्सपोनेंट्स ऑफ अ कंसंट्रेशन टर्म्स आर सेम एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन। यहां पे फॉलो होता है x इक्वल टू a हो गया, y इक्वल टू b हो गया, हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब कुछ एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपको बताई है, जैसे कि ये इक्वेशन है
CHCl3 प्लस Cl2, यानी कि क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन किया है, उसमें से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया है। ठीक है, आप इसका अगर रेट देखते हो तो यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो चलो x इक्वल टू a हो गया, इसका भी 1 पावर है। लेकिन Cl2 के कंपैरिजन करो तो यहाँ पे Cl2 रेस टू 1/2 है। देखो, यानी कि जब आप Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हो तो सामने √2 जितना वो बढ़ेगा, सिर्फ 1/2 पावर है वहां पे। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स शोज अस दैट Cl2 के डिपेंडेंस पे रेट 1/2 जितना इंक्रीज होता है, यानी कि y इक्वल टू बी नहीं हुआ। वैसे ही इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे तो देखो चीजें क्लियर है। CH3 COO C2H5 का 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो x और a दोनों इक्वल हो गए। लेकिन H2O की कंपैरिजन में अगर देखोगे तो यहाँ पे H2O रेस टू 0 लिखा है, यानी कि H2O के ऊपर तो ये रेट डिपेंडेंट ही नहीं है, कितना भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, 0 डिपेंडेंस हो गया। तो ये हम थियोरेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते कितना x आएगा और कितना y आएगा, वो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड कर सकते हैं। देखो, इन दिस रिएक्शंस द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स are not same as the stoichiometric coefficient. Thus, we can say that rate law for any reaction cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical equation. यानी कि theoretically but must be determined experimentally. आप theoretically इसको explain नहीं कर सकते, आपको experimentally ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन y एंड x को एक्सप्लेन करना होगा। कभी भी वो a और b से कम हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? ये हमने रेट एक्सप्रेशन को अच्छे से समझा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हमने आगे जो इक्वेशन लिया था, a mole of A, B mole of B gives me C mole of C and D mole of D, उसी का रेट इक्वेशन था, रेट इक्वल टू K A रेस टू X एंड B रेस टू Y। ठीक है, अब इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? अब चीजें सिंपल है, X प्लस Y उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, X एंड Y इंडिकेट हाउ सेंसिटिव रेट इज टू द चेंज ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B। ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पे आपका रेट कितना सेंसिटिव है वो कौन दिखाता है? एक्स एंड वाई। ठीक है, सो सम ऑफ दिस एक्सपोनेंट्स यानी कि एक्स प्लस वाई गिव्स अस ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? तो ए के कंपेयर में कितना ऑर्डर होगा? एक्स, और बी के कंपेयर में वाई। सो द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट in the rate law expression is called order of that chemical reaction. So x plus y करोगे आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब रेट ऑर्डर के बारे में आपको कुछ एक चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली, ऑर्डर कैन बी 0। सपोज आपका जो रेट है वो दोनों में से किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि a रेस टू 0 और b रेस टू 0, x भी 0 है y भी 0 हो सकता है एक्सपेरिमेंटली, राइट? सो आपका ऑर्डर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, राइट? ये पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, 0 ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली कैन बी अचीव्ड प्रैक्टिकली। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली प्रैक्टिकली ही पता चल सकता है, थियोरेटिकली आप ऑर्डर नहीं बता सकते किसी भी रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? तो ये हमने ऑर्डर के बारे में बात की। चलो, अब ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत ही इजी एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 4.3। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन फॉलोइंग। देखो, चलो बहुत ही सिंपल सी चीज है। a रेस टू 1/2 है
और b^3/2 यानी कि 1/2 प्लस 3/2 करो 4/2 यानी कि 2। पहले रिएक्शन का ऑर्डर आएगा 2। देखो x प्लस वाई करो 1/2 प्लस 3/2 यानी कि 2, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, फिर दूसरा देखो 3/2 माइनस 1, सो 3/2 प्लस माइनस 1 कितना आंसर आएगा? 1.5 से 1 निकाल दो, 0.5 बचा, तो आपका आंसर आया 1.5, यानी कि सेकंड इक्वेशन जो है वो हो गया हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ये सिर्फ आपको ऑर्डर को समझने के लिए दिया है, ठीक है। अब अच्छे से देखना, a balanced chemical equation never give us true picture of how reaction take places, since rarely a reaction gets completed in a one step. आपको जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है वो कभी हमें एक प्रॉपर पिक्चर नहीं दे पाते रेट के बारे में। क्यों? क्योंकि मोस्टली हर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है। यहाँ पे हम प्राइमरी किसके बारे में बात करेंगे? ऐसी रिएक्शंस जो एक स्टेप में होती है। देखो, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि प्राइमरी रिएक्शन। जो रिएक्शन एक स्टेप में होगी उसे प्राइमरी रिएक्शन कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस। When a sequence of elementary reactions give us the product, it is called complex reaction. जब एक से ज्यादा elementary reaction साथ में जुड़ के आपको किसी reaction का explain करती है चीज, तो वो हो जाता है complex reaction. So, these may be consecutive reactions, जैसे कि oxidation of ethane to carbon dioxide NH2O passes through the series of intermediate step in which पहले अल्कोहल बनता है, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड, और एसिड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। रिवर्स रिएक्शंस है वो कॉम्प्लेक्स होती है। फिर साइड रिएक्शंस होती है, जैसे कि नाइट्रेशन ऑफ फिनोल हमें दो प्रोडक्ट देते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। समझ में आया? सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 3 टाइप के आपको दिखाए गए हैं। पहला हुआ सीरीज ऑफ स्टेप में होती है, दूसरा रिवर्स हो सकती है रिएक्शन, तीसरा साइड रिएक्शंस भी हो सकती है, बाय प्रोडक्ट देती है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट का यूनिट। चलो, रेट कांस्टेंट का यूनिट, हमारे रेट का फॉर्मूला क्या था? R = K इंटू A⁻x एंड B⁻y। ये हमारा इक्वेशन था, रेट इक्वेशन। अब यहां से K को हेड बनाओ फॉर्मूला का, तो R यहां से A⁻x और B⁻y नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहां पे हो जाएगा A⁻x इंटू B⁻y। चलो, इसका मतलब क्या हुआ? चलो, इसका यूनिट क्या है R का? इसका यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, राइट। और नीचे इसका तो कॉन्सेंट्रेशन है ना, यानी कि मोल लीटर इनवर्स रेस टू x प्लस वाई। समझ में आया? तो अगर आप यहां से मोल लीटर इनवर्स एक बार कट कर दो नीचे से, तो आपका क्या यूनिट रहेगा? सेकंड इनवर्स, नीचे रहेगा मोल लीटर इनवर्स रेस टू x प्लस वाई -1। क्लियर? समझ में आया? अब अगर इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, अगर मैं इसको ऊपर ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 - x प्लस वाई इंटू S⁻⁻1। तो ये आपका यूनिट हो जाएगा रेट कांस्टेंट।
अब चलो, आपको अगर मैं ऐसा बताऊं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, उसका सिंबल n है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि x प्लस वाई, तो आप x प्लस वाई की जगह n लिख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह मैं n लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बोलूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपका जनरल फॉर्मूला हुआ k का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरोथ ऑर्डर यानी कि n इक्वल टू जीरो, तो n इक्वल टू जीरो लगाओ तो k का यूनिट क्या बना, 1 माइनस जीरो करोगे तो सिर्फ रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो 1 माइनस वन कर दो, n इक्वल टू 1 हुआ तो 1 माइनस वन, तो ये जीरो हो जाएगा, इसका सिर्फ रहेगा सेकंड इनवर्स। समझ में आया? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो 1 माइनस टू करना पड़ेगा, 1 माइनस टू करोगे तो क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स रेस टू माइनस वन सेकंड इनवर्स, यानी कि मोल रेस टू माइनस वन लीटर सेकंड रेस टू माइनस वन, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर? देखो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बना के दिया है, n है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्लियर? देखो, जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स ओनली, और सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बना के दे दिया है, ठीक है। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है, आप किसी भी रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का यहाँ से रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड कर सकते हो। ये लिख लेना टेक्स्ट बुक में, फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, अब आपको एग्जाम्पल 4.4 दिया है, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे आपको ये बताया है, आइडेंटिफाई रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट दिए है, उसके यूनिट के ऊपर से आपको उसका ऑर्डर बताना है। चलो, ये यूनिट लिखा है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो अभी अभी हमने बताया था ना, देखो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ, तो पहला सेकंड ऑर्डर हुआ, यहाँ पे सिर्फ सेकंड इनवर्स है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर। देखो, द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर इज लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, देयरफॉर फर्स्ट वन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज सेकंड इनवर्स, देयरफॉर जो दूसरा है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। ये एमसीक्यूज है, 1 मार्कर क्वेश्चन है आपके, जो एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो, उसके बाद हमारा टॉपिक है मोलेक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, और उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हमें टाइम चाहिए होगा, और आज हमारे पास अब इनफ टाइम है नहीं कि हम इसको कंप्लीट कर पाए। सो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।